गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है हाइजेनबर्ग विनिमय अन्योन्य क्रिया। देखिए, पिछली क्लास में हमने लोह चुंबकत्व की प्रकृति और स्वतः चुंबकन के बारे में स्टडी कर लिया था। उसमें क्यूरी-वीस नियम को हमने अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे कि जो स्वतः चुंबकन उत्पन्न होता है लोह चुंबकीय पदार्थों में, उसमें वीज ने जो आणविक क्षेत्र दिया, वह क्षेत्र किस कारण से उत्पन्न होता है। कि वीज ने ये तो कह दिया कि आणविक क्षेत्र उत्पन्न होता है। एक आणविक क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है लोह चुंबकीय पदार्थों में, जिस वजह से उनके चुंबकीय आघूर्ण स्वतः चुंबकन मतलब डोमेन्स बनाते हैं और डोमेन्स में आघूर्ण की डायरेक्शन सेम दिशा में होती है। लेकिन इसकी उत्पत्ति का रीजन क्या था, तो ये हाइजेनबर्ग ने क्लियर किया कि लोह चुंबकीय पदार्थों में एटम्स के बीच में एक अन्योन्य क्रिया होती है जो कि विनिमय अन्योन्य क्रिया कहलाती है। और इसकी प्रकृति स्थिर विद्युत या कुलाम नेचर होता है इसका। स्थिर वैद्युतीय कुलाम प्रकृति की होती है। तो देखिए, 1928 में हाइजेनबर्ग ने वीज क्षेत्र की व्याख्या करने के लिए यह सुझाव दिया, यह प्रस्ताव रखा कि आणविक क्षेत्र को परमाणुओं के मध्य विनिमय अन्योन्य क्रिया के द्वारा समझाया जा सकता है। कि लोह चुंबकीय जो मटेरियल्स हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, उनके अंदर जो स्वतः चुंबकन की घटना होती है और उसको वीज ने आणविक चुंबकीय क्षेत्र की अभिकल्पना के द्वारा समझाया। और यह आणविक क्षेत्र हम किस तरह से डिफाइन कर या जस्टिफाई कर सकते हैं, इसके लिए हाइजेनबर्ग ने विनिमय अन्योन्य क्रिया का प्रस्ताव रखा। तो देखिए, यह अन्योन्य क्रिया, इसमें क्या होता है, यह अन्योन्य क्रिया विनिमय अन्योन्य क्रिया करने वाले परमाणुओं की प्रचक्रण और इसके अभिविन्यास पर निर्भर करती है। कि जो स्पिन स्टेट होती है इलेक्ट्रॉन्स की, एटम्स के अंदर जो कि विनिमय कर रहे हैं, ऊर्जा का विनिमय कर रहे हैं, उन एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन स्टेट किस प्रकार है, यह विनिमय अन्योन्य क्रिया उसके ऊपर निर्भर करती है। तो इसे हम हाइड्रोजन एटम का एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। मान लिया ए और बी दो एटम्स हैं हाइड्रोजन के, उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हमने 1 और 2 नाम दिया है। तो इनके बीच में जो अन्योन्य क्रियाएं होती हैं, दो एटम्स के बीच में जिनमें कि दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिनका प्रचक्रण हमने एक ही 1/2 एक ही स्थिति में माना है, प्लस हाफ और प्लस हाफ। तो इनमें किस तरह से स्थितिज ऊर्जा, अन्योन्य स्थितिज ऊर्जा किस प्रकार हम देंगे। तो टोटल हमने दिया वी ए बी, ए और बी के बीच में जो इंटरेक्शन है उसकी वजह से उत्पन्न होने वाली पोटेंशियल एनर्जी है वी ए बी, दैट इज इक्वलेंट टू होती है के ई स्क्वायर अपॉन आर। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है कुलाम ही है पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि अन्योन्य क्रिया का नेचर कुलाम प्रकृति का है, इसलिए यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू देंगे वो देंगे कुलाम पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज के ई स्क्वायर ओवर आर। तो देखिए, ई स्क्वायर और के की वैल्यू कांस्टेंट है, हमने बाहर रख ली है। आर की वैल्यू डिपेंड करेगी किसके बीच में हम अन्योन्य क्रिया की बात कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर फर्स्ट टर्म है आर ए बी। तो आर ए बी क्या है, ए और बी परमाणुओं के न्यूक्लियस के बीच में होने वाला इंटरेक्शन। ए और बी परमाणु के नाभिकों के बीच में क्योंकि प्रतिकर्षण लगता है, इसलिए पॉजिटिव ये पोटेंशियल एनर्जी लेंगे हम, प्लस का 1 अपॉन आर ए बी। इस तरह से R12 हो गया 1 और 2 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में उत्पन्न होने वाली रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी, ये भी प्रतिकर्षण स्थितिज ऊर्जा होगी। इसी तरह से A1 होगी ए परमाणु के द्वारा या ए नाभिक के द्वारा वन जो इलेक्ट्रॉन है नंबर 1 वाला, उसके ऊपर लगने वाला आकर्षण बल की वजह से स्थितिज ऊर्जा, तो वो नेगेटिव होगी क्योंकि आकर्षण बल लगता है, तो -1 अपॉन आर ए वन। इसी तरह से B1, बी नाभिक के द्वारा 1 पर लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स की वजह से स्थितिज ऊर्जा नेगेटिव आर B1। इसी तरह से A2 और B2, ये चारों नाभिक और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होने वाली आकर्षण स्थितिज ऊर्जा को व्यक्त कर रहा है। तो ये चारों ही टर्म नेगेटिव होंगी, बाकी जो स्टार्टिंग की दोनों टर्म है वो पॉजिटिव होंगी क्योंकि वो प्रतिकर्षण स्थितिज ऊर्जा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
इसी तरह देखिए, हिटलर और लंदन ने कुल ऊर्जा, हिटलर और लंदन के अनुसार कुल ऊर्जा जो होगी इस निकाय के लिए अन्योन्य क्रिया की ऊर्जा, वो होगी E इक्वल्स टू के प्लस माइनस जे ई। के तो हो गई हमारी यहाँ पर गुलाम अन्योन्य क्रिया ऊर्जा, जो कि VAB से हमने यहाँ दी है, और JE जो होता है वो होता है ऊर्जा विनिमय समाकलन। तो देखिए, JE ऊर्जा विनिमय समाकलन है, जिसको हम निम्न समाकलन के द्वारा व्यक्त करते हैं। JE इक्वल्स टू होता है एरिया इंटीग्रेशन ऑफ साई ए स्टार 1 साई बी स्टार 2 VAB साई A2 साई B1 DV1 DV2। ओके, तो ये जो है हम क्वांटम मैकेनिकली साई ए और साई बी हो गए परमाणु ए और बी के तरंग फलन, और क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग हमने इसे विनिमय समाकलन की फॉर्मूला दिया है। यहाँ पर साई ए स्टार 1 मतलब कि साई ए का 1 के साथ इंटरेक्शन व्यक्त कर रहा है, B2 बी नाभिक का सेकेंड परमाणु के साथ इंटीग्रेशन ये इंटरेक्शन व्यक्त कर रहा है। इसी तरह से साई A2 ए नाभिक का सेकेंड इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन है, और B1 बी नाभिक का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन है। ओके, तो देखिए ये समीकरण 1 में धन चिन्ह यह प्रकट करता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स के प्रचक्रण प्रति समांतर होते हैं। ये जो इक्वेशन है इक्वल्स टू के प्लस माइनस जे ई, इसमें पॉजिटिव साइन का मतलब हो गया कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स के प्रचक्रण एंटी पैरेलल होंगे, और जब एंटी पैरेलल होंगे तो पदार्थ उनका जो चुंबकीय आघूर्ण होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा, क्योंकि दोनों अगर एंटी पैरेलल हैं तो ओवरऑल स्पिन क्वांटम नंबर ज़ीरो होगा, और इस वजह से चुंबकीय आघूर्ण में योगदान स्पिन की वजह से ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में JE का वैल्यू नेगेटिव आता है। JE की जो वैल्यू होती है इस केस में वो नेगेटिव आती है जब एंटी पैरेलल होते हैं दोनों ही एटम्स के चक्रण, दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स के प्रचक्रण स्पिन स्टेट जब अपोजिट होती हैं तो JE की वैल्यू नेगेटिव आती है। ओके, सो देखिए अचुंबकीय अवस्था में E की वैल्यू हो जाएगी K प्लस JE, तो टोटल जो एनर्जी होगी यहाँ पर E की वैल्यू होगी K प्लस JE, तो K प्लस JE का मतलब हो गया एनर्जी जो है पॉजिटिव है, टोटल जो इंटरेक्शन एनर्जी है वो क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। इसी प्रकार से देखिए अगर पदार्थ इस अवस्था में पदार्थ अचुंबित हो गया, अगर नेगेटिव साइन है E इक्वल्स टू K माइनस JE है, तो उस केस में दोनों इलेक्ट्रॉन्स के प्रचक्रण समांतर होंगे, एक ही डायरेक्शन में होंगे, और इस केस में दोनों ही स्पिन्स ऐड हो जाएंगी, तो टोटल स्पिन हमें परिमित वैल्यू देगा और उससे चुंबकीय आघूर्ण में योगदान मिलेगा। तो पदार्थ चुंबकित अवस्था में होगा, तो इस केस में जो टोटल इंटरेक्शन एनर्जी होगी दैट इज E इक्वल्स टू K माइनस JE होगी, और यह जो है कम वैल्यू है इन कंपैरिजन टू K प्लस JE से। तो जब एनर्जी की वैल्यू मिनिमम होती है तो उस केस में क्या होता है, निकाय स्थायी अवस्था में होता है, तो यह अवस्था स्थायी अवस्था होगी। अब निकाय की उस विनिमय ऊर्जा पर विचार करते हैं जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स के प्रचक्रण तथा ओरिएंटेशंस पर डिपेंड करती है। मतलब कि जो ई एक्सचेंज होती है, एक्सचेंज मतलब एक्सचेंज एनर्जी जो दोनों एटम्स में इंटरेक्शंस की वजह से उत्पन्न एनर्जी होती है, दैट इज कॉल्ड इंटरेक्शन एनर्जी। उसका हम फैक्टर देते हैं -2JE/S1.S2। यहाँ पर JE वही एक्सचेंज इंटीग्रेशन है, और S1 और S2 दोनों परमाणुओं के कुल स्पिन वेक्टर्स हैं, टोटल स्पिन वेक्टर्स हैं। S1 एटम फर्स्ट का स्पिन वेक्टर को डिनोट कर रहा है, और S2 एटम सेकंड के स्पिन वेक्टर को डिनोट कर रहा है। तो I और J परमाणु के प्रचक्रण युग्मन के कारण विनिमय ऊर्जा। अब हमने मान लिया कि किसी मटेरियल में कोई भी दो रैंडम हमने एटम ले लिए I और J, उन दोनों एटम्स के बीच में अगर इंटरेक्शन हो रहा है, स्पिन इंटरेक्शन हो रहा है, तो उसकी वजह से इंटरेक्शन एनर्जी EIJ इक्वल्स टू -2JIJ। हमने यहाँ पर I और J सब्सक्रिप्ट लगाया है, इसका मतलब है कि इंटरेक्शन I और J के बीच में हो रहा है।
सो दैट इज इक्वलेंट टू ई आई जे इक्वल्स टू -2 JIJ SI डॉट SJ। यहाँ JIJ समाकलन समीकरण 2 के जैसा ही है, विनिमय समाकलन है, एक्सचेंज इंटीग्रल है, दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज इंटीग्रल। ओके, सो देखिए अब हम देखते हैं विनिमय समाकलन JE तथा वीज नियतांक लैम्डा में संबंध। ठीक है, तो विनिमय समाकलन की का जो मान है वो TC और लैम्डा की टर्म्स में निकालने के लिए हम ये डेरिवेशन देखते हैं जो कि स्टोनर ने दिया था। स्टोनर ने विनिमय समाकलन के द्वारा, हमने यहाँ तक ये निकाल लिया है। अच्छा, हम इस डायग्राम को भी देख लेते हैं। एक बार ये डायग्राम रह गया हमारा, तो डायग्राम को देखिए। यहाँ तक हमने निकाली एक्सचेंज इंटीग्रल EIJ की वैल्यू। अब देखिए ये जो अचुंबकित अवस्था होती है, जब पदार्थ में चुंबकीय गुण नहीं पाया जा रहा है, उस केस में हमने देखा था कि JE की वैल्यू नेगेटिव होती है। JE नेगेटिव होता है, पर लेकिन अकॉर्डिंग टू बेथे JE भी धनात्मक हो सकता है कुछ मटेरियल्स में, जबकि उनकी स्पिन स्टेट अपोजिट है। उस केस में भी जब अचुंबकित अवस्था है, उस केस में JE पॉजिटिव हो सकता है। और उसके लिए क्या शर्त इन्होंने दी कि दोनों परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की दूरी RAB अगर R नोट से काफ़ी ज़्यादा हो, RAB इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन फ्रॉम R नोट होती है, तो उस केस में JE पॉजिटिव हो सकता है। तो ये जो डायग्राम है यहाँ पर राइट हैंड साइड में, ये हमें दिखा रहा है RAB के साथ विनिमय समाकलन JE का वेरिएशन। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने स्लेटर ने एक रिलेशन दिया कि इफ RAB अपॉन R नोट इज ग्रेटर देन 3 होगा, RAB अपॉन R नोट इज ग्रेटर देन 3 होगा, जिनके लिए उनकी वैल्यू क्या होगी, वो मटेरियल्स या वो तत्व लोह चुंबक होने का गुण रखेंगे या चुंबकीय प्रवृत्ति दर्शाएंगे। जिस प्रकार इस फिगर में आयरन, कोबाल्ट, निकल, गैडोलिनियम, इन सभी की वैल्यू RAB और अपॉन R नोट की वैल्यू 3 से ज़्यादा है। इन सभी के लिए RAB अपॉन R नोट, जहाँ पर RAB इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है और R नोट ऑर्बिटल रेडियस है। R नोट क्या है, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय त्रिज्या है। इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में ऑर्बिट करता है उस कक्षा की त्रिज्या को व्यक्त कर रहा है। तो RAB अपॉन R नोट इन चारों एलिमेंट्स के लिए क्या है, ग्रेटर देन 3 है। तो इस वजह से ये चारों ही लोह चुंबकत्व का गुण रखते हैं। लेकिन मैग्नीज और क्रोमियम के लिए ये वैल्यू लेस देन 3 है, इसलिए इनके लिए JE ऋणात्मक होता है और ये लोह चुंबकीय गुण नहीं दर्शाते हैं। किंतु अगर हम इन जो ये अलोह चुंबकीय तत्व हैं मैग्नीज और क्रोमियम, इनका अगर हम कुछ मिश्र धातु बनाते हैं किसी अनदर मटेरियल के साथ मिलाकर, तो हो सकता है कि उनके लिए RAB अपॉन R नोट की वैल्यूज 3 से अधिक हो जाती है। जैसे कि मैग्नीज आर्सेनिक MnAs का जो मिश्र धातु है, उसके लिए JE की वैल्यू क्या आती है, धनात्मक आती है, और उसमें RAB अपॉन R नोट की वैल्यू भी 3 से ज़्यादा आती है। इसी तरह से क्रोमियम SB, इसके लिए भी लोह चुंबकीय गुण पाया जाता है, इनमें भी JE की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। तो अब देखिए विनिमय समाकलन JE तथा वीज कांस्टेंट लैम्डा में रिलेशन हम देखते हैं। स्टोनर ने विनिमय समाकलन के द्वारा वीज क्षेत्र के नियतांक लैम्डा और क्यूरी टेम्परेचर TC के मध्य संबंध स्थापित किया था। तो देखिए पड़ोसी परमाणुओं के अन्योन्य क्रिया के द्वारा ith परमाणु की विनिमय ऊर्जा, हमने एक ith एटम को फिक्स कर दिया कि ith एटम के ऊपर जो उसके नेबरिंग एटम्स है, ith एटम उनके साथ क्या कर रहा है, इंटरेक्शन कर रहा है, और इस इंटरेक्शन की वजह से ith परमाणु की एक्सचेंज एनर्जी जो होगी दैट इज इक्वलेंट टू -2JE समीशन J SI डॉट SJ। SI डॉट SJ हमने कह दिया, ये दोनों स्पिन स्टेट्स का वेक्टर प्रोडक्ट है, और सॉरी डॉट प्रोडक्ट होगा दोनों वेक्टर्स का। स्टोनर के अनुसार पड़ोसी परमाणुओं के प्रचक्रण के तत्कालिक मानों को उनके समय के सापेक्ष औसत के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। जैसे अगर हमने माना कि निकटतम पड़ोसी परमाणु की संख्या Z है, इसलिए कुल विनिमय ऊर्जा U की वैल्यू होगी -2 ZJE,
और -2z, हमने z परमाणु पड़ोसी परमाणु की संख्या माना है तो z से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -2ZJE। देन हम देंगे x अक्ष पर, अगर ith हमारा एटम है, ith एटम अगर x अक्ष पर है तो SXI, और ये सभी से जो भी jth एटम होंगे इसके नेबर में, तो हमने एवरेज ले लिया है, उसका समय के सापेक्ष औसत ले लिया है SXJ। इसी तरह से y डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में SYI, और ये समय के सापेक्ष औसत हो गया SYJ प्लस SZI, और औसत SZJ। अब अगर हम कहें कि चुंबकन की जो दिशा है वो z डायरेक्शन में है, चुंबकन तो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, तो हमने मान लिया कि z डायरेक्शन में एटम्स चुंबकित हो रहे हैं, तो SXJ और SYJ की जो वैल्यू होगी एवरेज की, वो समय के सापेक्ष क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि ये एवरेज वैल्यू है। और प्रचक्रण x और y दिशाओं में क्या होंगे, रैंडम होंगे, तो ये वैल्यू ओवरऑल 0 आ जाएगी हमारे पास। SZJ की वैल्यू, सिंस हम जानते हैं कि m की वैल्यू क्या होती है, m इक्विवेलेंट होता है कैपिटल N G म्यू बी S वेक्टर। ओके, सो m की वैल्यू होती है G म्यू बी n क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम है, इसलिए हम इसको m के इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, क्योंकि m इक्वल्स टू मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो n में ही पर यूनिट वॉल्यूम इंक्लूड है, इसलिए हम इसे ऐसा लिख सकते हैं G म्यू बी n S। तो SZJ की वैल्यू हो जाएगी m अपॉन G म्यू बी n। इक्वेशन 8 में हम इसकी वैल्यू रख देंगे, U इक्वलेंट टू -2ZJE, एंड एस फर्स्ट और सेकेंड टर्म्स क्योंकि 0 हो गई है, तो थर्ड टर्म में हम SZJ एवरेज की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हो जाएगा SZI m अपॉन G म्यू बी n। यह विनिमय ऊर्जा वीज क्षेत्र, और वीज क्षेत्र की वैल्यू होती है म्यू नोट लैम्डा m। इस क्षेत्र में प्रचक्रण I की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है, सो U इक्वल्स हो गया माइनस म्यू आई म्यू नोट लैम्डा m, क्योंकि U इक्वल्स टू होता है माइनस म्यू डॉट बी। ओके, सो दिस इज माइनस म्यू की जगह हमने ith एटम का मैग्नेटिक मोमेंट लिया है, और म्यू डॉट बी का मतलब हो गया वीज क्षेत्र, तो वीज क्षेत्र की वैल्यू पुट कर दी हमने। देन हमने वैल्यू रख दी म्यू आई की वैल्यू होगी SZI G म्यू बी। ओके, SZI G म्यू बी, क्योंकि ये एक ही ith एटम पर्टिकुलर एटम है, इसलिए हमने सिंगल इसके लिए लिखेंगे। ऊपर हमने n से मल्टीप्लाई किया है क्योंकि वहाँ पर सभी एटम्स का जो z एक्सिस पे है jth एटम, वो फिक्स नहीं है, वो वेरिएबल है, बहुत सारे एटम्स की बात हम कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम की हमने बात करी थी, यहाँ पर म्यू नोट लैम्डा। इक्वेशन 9 और 10 की तुलना कर देंगे क्योंकि ये सेम एनर्जी है। एक तो स्टोनर ने अपने अकॉर्डिंग दी विनिमय समाकलन के टर्म्स में, और दूसरी है वीज क्षेत्र के अकॉर्डिंग, जो हमने पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं चुंबकीय क्षेत्र में, दोनों का कंपैरिजन कर देंगे, तो यहाँ से JE की वैल्यू आ जाएगी विनिमय समाकलन की, दिस इज म्यू नोट NG स्क्वायर म्यू बी स्क्वायर लैम्डा अपॉन 2Z। यह समीकरण विनिमय समाकलन तथा लैम्डा वाइज नियतांक लैम्डा में संबंध स्थापित करता है। अब देखिए, सिंस वी नो क्यूरी टेम्परेचर TC की वैल्यू होती है लैम्डा म्यू नोट NG स्क्वायर म्यू बी स्क्वायर J इंटू J प्लस 1 अपॉन 3 KB। तो इक्वेशन जो 11 हमने JE की वैल्यू निकाली है लैम्डा की टर्म्स में। ओके, सो यहाँ हम JE को TC के टर्म्स में हम यहाँ रख सकते हैं, तो TC से हमने इसे प्रतिस्थापित कर दिया, सो हो गया 3 KB TC अपॉन 2Z Z प्लस 1 2Z J इंटू J प्लस 1, तो ये हो गया JE और TC के बीच में रिलेशन। अब देखिए, लोह चुंबकत्व के लिए प्रचक्रण अन्योन्य क्रिया ही प्रभावी होती है, क्योंकि कक्षीय जो होती है वो लगभग नगण्य होती है, तो यहाँ पर प्रचक्रण का हम यूज़ कर सकते हैं, तो J जो होता है L प्लस एस, उसमें L नेग्लेक्ट कर देंगे, तो J अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू S हो गया, तो यहाँ J की जगह हम S भी पुट कर सकते हैं, सो JE इक्वल्स टू 3 KB TC अपॉन 2Z S इंटू S प्लस 1। यह समीकरण सिद्ध करता है कि फाइनाइट क्यूरी टेम्परेचर प्राप्त करने के लिए JE को पॉजिटिव ही होना पड़ेगा, क्योंकि TC जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और एक फाइनाइट क्यूरी टेम्परेचर के लिए JE क्या होगा, पॉजिटिव होगा।
साधारण घनीय लोह चुंबकीय क्रिस्टल के लिए Z इक्वल्स टू 6 होता है। अगर घनीय लोह चुंबकीय क्रिस्टल की हम बात कर रहे हैं तो उसके नेबरिंग एटम्स, Z क्या है, नेबरिंग एटम्स को बता रहा है, तो नेबरिंग एटम्स की संख्या 6 होती है तथा S इक्वल्स टू हाफ होता है। अगर हम ये दोनों वैल्यूज इसमें पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 13 में, तो हमें मिलेगा J इक्वल्स टू KBTC/3। तो घनीय लोह चुंबकीय क्रिस्टल के लिए हम डायरेक्ट, अगर हमारे पास पैरामीटर दिए हुए हों तो हम इस फॉर्मूले से उनका विनिमय समाकलन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।